हेलो गाइस एंड वेलकम टू ट्रिपल IQ। और यहाँ से भाई आज आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 19, जिसमें हम लोग ट्रांसफॉर्मर को स्टडी करेंगे। MCQs को स्टार्ट करने से पहले अभी ट्रांसफॉर्मर के अंदर हम लोग क्या क्या एक तरीके से स्टडी करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। और ट्रांसफॉर्मर क्योंकि बहुत ही बेसिक सा एक तरीके से चैप्टर है भाई आपके मशीन का, तो इस पर हम लोग ज़्यादा कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। ट्रांसफॉर्मर के अंदर भाई हम लोग को दो तरीके का ट्रांसफॉर्मर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग सप्लाई सिस्टम की बात करें और क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मर सिर्फ और सिर्फ AC सप्लाई सिस्टम पे काम करता है, तो AC सप्लाई सिस्टम की अगर बात करें तो इसमें आपको पहला आ जाएगा सिंगल फेज, ओके, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, और दूसरा आ जाएगा आपका 3 फेज ट्रांसफॉर्मर, ओके। और एक और ट्रांसफॉर्मर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ओके, ऑटो ट्रांसफॉर्मर। तो इसके अंदर हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं ओवरऑल मैं आपको एक रिव्यू दे देता हूं। सबसे पहले किसी भी मशीन को अगर आप स्टडी करेंगे, जैसे आपने अभी DC मशीन ख़त्म किया है, तो DC मशीन में आपने देखा भाई DC मोटर के लिए भी आपने एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम दिखाया था, आर्मेचर को आपने इस तरीके से दिखाया था, ब्रश को ऐसे दिखाया था, है ना, आर्मेचर रेजिस्टेंस के लिए ऐसे दिखाया था, फील्ड वाइंडिंग सीरीज में है या फिर शंट में है उसके लिए ऐसे दिखाया था, ओके। तो जब भी आप मशीन पढ़ेंगे या फिर कहिए पावर सिस्टम पढ़ें, किसी भी चीज़ को अगर आप स्टडी कर रहे हैं भाई, तो उसका एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम एक तरीके से बनाया जाता है, ओके। तो ट्रांसफॉर्मर में अगर आप ध्यान से देखें, सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर में हम लोग का सीक्वेंस कैसे चलता है। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर में सिंगल फेज पढ़ाया जाता है भाई, सिंगल फेज समझ में आ जाएगा तो 3 फेज काफ़ी ईजी होता है आप लोग के लिए, और जब आपने 3 फेज पढ़ लिया तो फिर ऑटो ट्रांसफॉर्मर भी आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो अगर हम लोग ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो यहाँ पे आपको पता है कि 2 तरीके का वाइंडिंग होता है, एक को बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरे को बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग। और अभी जस्ट हम लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रिकल में चैप्टर नंबर 9 जो कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन खत्म हुआ है, उसमें मैंने आपको सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, यहाँ तक कि मैग्नेटिक कपलिंग क्या होता है, कैसे अगर आपने प्राइमरी में सप्लाई दिया है तो यहाँ पे जो फ्लक्स होता है सेकेंडरी में लिंक करेगा, जिसके चलते आपका यहाँ पे EMF इंड्यूस्ड होता है। तो ओवरऑल देखिए ट्रांसफॉर्मर में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 2 डिफरेंट सर्किट है। यहाँ पे आपने सप्लाई दिया तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है ना, और ओवरऑल ये करंट के चलते यहाँ फ्लक्स बन रहा है, ये फ्लक्स यहाँ पे लिंक हो रहा है, जिसके चलते यहाँ पे EMF इंड्यूस्ड हो रहा है। यहाँ पे अगर आप लोड लगाएंगे तो इसके चलते आपका एक करंट फ्लो होगा I2, और ये लोड आपका एक तरीके से वर्क करेगा। तो यहाँ पे भाई क्योंकि ये 2 अलग अलग सर्किट बन जा रहे हैं, तो इस तरीके से हम लोग उसको स्टडी नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस सेकेंडरी साइड वाले को भी प्राइमरी में रेफर करके एक सिंगल सर्किट में कन्वर्ट कर देते हैं, और जब ये पूरा 2 सर्किट एक सिंगल सर्किट में कन्वर्ट हो जाता है तो वहां से हम लोग अपने ट्रांसफॉर्मर को बहुत ही इजी वे में हर एक चीज में समझ सकते हैं, ठीक है। यानी इस ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या क्या चल रहा है वो सारा का सारा चीज आपको इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम से ही क्लियर होगा। और क्योंकि यहाँ पे हम लोग नेटवर्क यूज कर रहे हैं, एक सर्किट बन रहा है, तो पूरा का पूरा आपका यहाँ पे क्या होगा, नेटवर्क थ्योरम यूज होगा भाई, ओके। जो भी आपने नेटवर्क पढ़ा है KVL KCL ये सब हम लोग इसके अंदर यूज करते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद एक बार इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम आपने बनाना सीख लिया, फिर आपका उसके रिगार्डिंग फेजर डायग्राम बनेगा, नो लोड पे, फुल लोड पे, ओके। फिर इस पे हम लोग लॉसेस को फाइंड आउट करने के लिए टेस्टिंग करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। उसके बाद फिर जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे आपका चैप्टर बढ़ते चला जाएगा। तो अभी हम लोग उस पर बात नहीं करेंगे, हम लोग को बस यहाँ पे ये समझना है कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर 3 चीज पढ़ना होता है, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, 3 फेज ट्रांसफॉर्मर और ऑटो ट्रांसफॉर्मर। क्लियर। अब हम लोग यहाँ पे अपने MCQs को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है भाई, ट्रांसफॉर्मर किस पे काम करता है, तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, हमेशा AC पे। क्यों AC पे ही काम करता है, तो हम लोग को पता है भाई ऑलरेडी। अगर हम यहाँ पे सबसे पहले DC की बात करें, मान लेते हैं मेरे पास ये प्राइमरी वाइंडिंग है, अभी तो सेकेंडरी से लेना देना ही नहीं हम लोग को, बस प्राइमरी में ही समझिए। अगर आपने प्राइमरी में मान लेते हैं ये 2000 टर्न है,
ओके और यहाँ पे अगर आपने डीसी सप्लाई दे दिया इस तरीके से, तो सीधी सी बात है भाई, इसके अंदर जब आप स्विच क्लोज कीजिए यानी जब ट्रांजिएंट पीरियड चलेगा उस समय तो आपका इंडक्टेंस आएगा, वो क्या करेगा, यहाँ से जो भी करंट आ रहा है उसको एक तरीके से अपोज करेगा। लेकिन जब हम लोग स्टेडी स्टेट कंडीशन ले लेंगे यानी t इक्वल टू इन्फिनिटी अगर ले लेंगे यहाँ पे, तो ओवरऑल यहाँ पे ये जो वाइंडिंग है, क्योंकि कॉपर वाइंडिंग यूज कर रहे तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ही स्मॉल होगा, और यहाँ पे मान लेते वोल्टेज आपने 200 वोल्ट डाल दिया है ना, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस मान लेते हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 ओम है। तो अगर हम लोग करंट की बात करें इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा स्टेडी स्टेट पे I इक्वल टू V बटा R, तो V कितना है 200 वोल्ट, R कितना है मेरा 10 यानी 20 एम्पियर। तो 20 एम्पियर काफ़ी होता है भाई इस वाइंडिंग को एक तरीके से बर्न आउट करने के लिए, तुरंत आपका वाइंडिंग जल जाएगा। और क्योंकि हम लोग ट्रांसफार्मर को स्टेप अप और स्टेप डाउन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो भाई आप देखिए 11,000 वोल्ट डालते हैं इधर, तो 11,000 वोल्ट डीसी डाल दिया ऑटोमेटिकली जल जाएगा। क्लियर हुआ। लेकिन वही अगर हम लोग एसी अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो जब आप एसी अप्लाई करेंगे तो आपको पता है कभी भी इसमें जो करंट है वो कांस्टेंट नहीं होगा, करंट आपका कुछ इस तरीके से टाइम के साथ चेंज होते रहेगा। तो करंट चेंज हो रहा है तो सीधी सी बात है आपका यहाँ पे जो फ्लक्स बनेगा, या फिर कहिए ये जो करंट चेंज हो रहा है, इस करंट चेंज होने के चलते इस वाइंडिंग के क्रॉस क्या होगा, जो मेरा फ्लक्स सेटअप होगा ये भी d∅/dt नेचर का बनेगा। और क्योंकि ये फ्लक्स चेंजिंग हो रहा है तो सीधी सी बात है यहाँ पे EMF इंड्यूस्ड होगा, ये EMF क्या करेगा, एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा, और ये करंट क्या होगा, इधर से जो मेन करंट आ रहा है उसको अपोज करते रहता है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आपका ये वाइंडिंग एक तरीके से सेफ रहता है। अब आपका क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, इसका थोड़ा सा वर्किंग प्रिंसिपल भी बता देता हूँ कैसे ट्रांसफार्मर काम करता है, इस चीज़ को भी समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग एमसीक्यूज़ को कंटिन्यू करेंगे। देखिए ट्रांसफार्मर में कुछ नहीं भाई, यहाँ पे दिखा देते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, ये दिखा देते हैं यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग। अभी नो लोड पे रख रहे हैं, यहाँ पे आपने सप्लाई दिया तो सीधी सी बात है यहाँ पे आपका, क्योंकि एसी सप्लाई दिया तो यहाँ पे d∅/dt ने जब फ्लक्स बनेगा, और ये फ्लक्स से चलते यहाँ पे EMF इंड्यूस्ड होगा, और ये EMF क्या करेगा, यहाँ पे एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो करवाएगा जो कि इस करंट को हमेशा अपोज करते रहेगा। क्लियर हुआ। लेकिन अब यहाँ पे जो फ्लक्स बना है, ये फ्लक्स क्या हो रहा होगा, यहाँ पे लिंक कर रहा होगा, यानी यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ भी फ्लक्स यही चेंज हो रहा है ना, तो ओवरऑल इसके अंदर EMF इंड्यूस्ड होगा E2, और अभी कोई करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे भी अभी नो लोड है। लेकिन जैसे हम लोग लोड लगाएंगे तो लोड लगाते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, I2 करंट फ्लो होगा, और ये I2 इस तरीके से फ्लो होगा कि इसके चलते जो फ्लक्स बनेगा वो फ्लक्स क्या होगा, यहाँ पे जो मेन फ्लक्स बना उसको अपोज करता है। क्लियर हुआ। और इस चीज़ को और बेटर तरीके से समझने के लिए हम लोग को ये वाला डायग्राम यूज़ करना पड़ेगा भाई। ओके देखिए यहाँ पे आपने एसी सप्लाई दिया, ये आपका करंट फ्लो हो गया, यहाँ पे फ्लक्स सेटअप हुआ, और ये फ्लक्स क्या हो रहा है, लिंक हो रहा है जिसके चलते यहाँ पे EMF इंड्यूस्ड हो रहा है, यहाँ पे आपने लोड लगाया हुआ है, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा, ये करंट इस तरीके से फ्लो होगा इस कॉइल के अंदर, सेकेंडरी कॉइल के अंदर, कि इसके चलते जो फ्लक्स बने ऊपर तरफ बनेगा। क्यों, क्योंकि प्राइमरी से जो फ्लक्स आ रहा है ऐसे नीचे तरफ आ रहा है, समझना है, ऐसे होते हुए यहाँ पे मान लो करंट ऐसे आ रहा है भाई, ठीक है, तो करंट ऐसे आ रहा है तो सीधे फ्लक्स ऐसे ऊपर जाएगा, तो ओवरऑल इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा वो ऐसे मतलब ऊपर तरफ जाना चाहिए ना, ऊपर तरफ जाना मतलब ये चारों फिंगर कैसे मुड़ रहा है, इस डायरेक्शन में मुड़ रहा है आपका। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से करंट फ्लो तो ऑटोमेटिक क्या होगा, जो इसमें जो करंट फ्लो रहा है I2, इस I2 के चलते जो फ्लक्स बना है Φ2 ये इसको अपोज करेगा, और क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स फिर ऑपोजिशन कर रहे तो मेन फ्लक्स मेरा वीक हो जाएगा, तो इस वीक फ्लक्स के चलते यहाँ पे जो मेरा फ्लक्स है, ये फ्लक्स पहले यहाँ पे जो बना होगा d∅/dt क्या हो गया भाई, पहले से वीक हो चुका है, मतलब यहाँ पे मेरा फ्लक्स पहले से कम हो चुका है। तो सीधी सी बात है यहाँ पे जो E1 यहाँ पे जो EMF इंड्यूस्ड हुआ होगा, E1 ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके ऊपर, यहाँ का जो फ्लक्स होगा इसके ऊपर, तो ये मेरा वीक हो चुका है, ये वीक हो गया, तो सीधी सी बात आप कहेंगे जो E1 होगा मेरा, ये जो E1 होगा ये वीक हो गया होगा, और ये अगर वीक हो गया, क्योंकि ये E1 क्या करता है, ये जो सप्लाई वोल्टेज को अपोज करता है, ठीक है, ये जो E1 है भाई इसको अपोज करता है, तो ओवरऑल क्या हो गया, ये I2 के चलते यहाँ पे Φ2 आया, ये Φ2 ने इसको कमजोर कर दिया, और ये अगर कमजोर होगा तो सीधी सी बात है E1 भी मेरा कमजोर हो गया, ठीक है। और E1 कमजोर हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इनके बीच में ये कम हो गया, कमजोर हो गया, तो सीधी सी बात है इस वाले वोल्टेज को कम अपोज करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस है VS माइनस E1 ऐसे होता है, ठीक है, दोनों एक दूसरे को अपोज करता है, तो कम गया तो ओवरऑल क्या होगा, नेट वोल्टेज बढ़ जाए, नेट वोल्टेज बढ़ जाता है, यहाँ से जो मेरा करंट आ रहा था वो एक तरीके से एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, और वो बढ़ा हुआ करंट क्या करता है, यहाँ पे इस फ्लक्स को फिर से कांस्टेंट कर देता है। तो इस पे हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्चुअल लेक्चर पे, ये सब भाई ऑलरेडी बताया हुआ है। ओके, तो ट्रांसफार्मर में अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो इसके लिए फिर आप पेड क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, तो एसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑफ ए ट्रांसफार्मर आर, तो ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नेटिकली कपल्ड होता है भाई, ठीक है, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होता है, ठीक है।
और ट्रांसफार्मर जब आप पढ़ेंगे तो ट्रांसफार्मर का सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वोल्टेज को स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन करना ही नहीं होता है काम, इसको हम लोग और भी अदर पर्पस के लिए यूज करते हैं, जैसे इंपेडेंस मैचिंग हो गया, या फिर अगर आपको इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मान लेते हैं आपने टर्न रेशियो 1:1 ले लिया, यानी ये भी 1000 का टर्न है, ये भी आपका 1000 का टर्न है, फिर ये 10,000 है, ये भी 10,000 टर्न है, तो इन दोनों कट कर रेशियो क्या होगा, 1:1 का ही होगा। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या होगा, इधर वाला जो सर्किट होगा ना, ये वाला सर्किट, मान लेते हैं यहाँ पे अपने सप्लाई दिया, तो ये तो मेन सोर्स से कनेक्टेड है, मान लेते हैं जनरेटर हो सकता है, या फिर ये इधर से कोई सबग्रिड से इसको आपने सप्लाई दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये जो सर्किट है इधर वाला, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड हो गया ना, ये मेन इधर जो तार आया हुआ है इधर से, जो आपने इसमें सप्लाई दिया हुआ है, उसको डिस्कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन के लिए भी हम लोग ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं। अब आते हैं आगे, इसका बहुत सारा एप्लीकेशन होता है भाई, ठीक है। जब आप इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट पढ़िएगा तो वहां पे आपको सीटी पढ़ना होता है, सीटी मतलब करंट ट्रांसफार्मर, तो करंट को भी मेजर करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ट्रांसफार्मर इज एन इफिशिएंट डिवाइस। तो सीधी सी बात है भाई, क्योंकि ये स्टैटिक डिवाइस होता है, इसमें कोई भी, जैसे अगर हम लोग पूरे ऑल ओवर मशीन की बात करें तो मशीन में दो ही तरीके का डिवाइस है, बताया था मैंने आपको, ऑलरेडी मैप दिया था कि एक होता है आपका रोटेटिंग मशीन, ठीक है, और एक होता है आपका स्टैटिक मशीन। तो रोटेटिंग मशीन में क्या आ जाएगा, डीसी मशीन की बात करें तो आपका ओवरऑल डीसी मोटर, डीसी जनरेटर दोनों आ जाएगा। उसके बाद एसी मशीन में अगर रोटेटिंग मशीन की बात करें तो आपका सिंक्रोनस मशीन आ जाएगा, इंडक्शन मशीन आ जाएगा, सिंगल फेज मशीन आ जाएगा। क्लियर हुआ, क्योंकि सब में क्या हो रहा है, एक तरीके से रोटर है ना, घूमने वाला एक तरीके से पार्ट है, और सिर्फ पूरे मशीन में सिर्फ एक ही ऐसा स्टैटिक डिवाइस है, वो है आपका ट्रांसफार्मर। तो ओवरऑल देखिए भाई, जो रोटेटिंग मशीन होता है उसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा लॉसेस क्या देखने को मिलता है आपका, सबसे पहले विंडेज लॉस हो गया, फ्रिक्शन लॉस हो गया, है ना, बियरिंग लॉस हो गया। लेकिन ट्रांसफार्मर में कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं है, तो यहाँ पे आपका वो सब लॉस प्रेजेंट नहीं होगा, इसीलिए आपका जो एफिशिएंसी होगा अदर डिवाइसेस से वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, A transformer transfer electrical energy from primary to secondary usually with a change in। तो भाई यहाँ पे वोल्टेज को सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, ये स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन करके ये एनर्जी को भेजता है, ठीक है। क्लियर हो गया। और वोल्टेज को चेंज कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक तरफ वोल्टेज अगर हाई है तो दूसरी तरफ आपका वोल्टेज लो होगा, और इसका मतलब इसको दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि जिस साइड में वोल्टेज हाई है उस साइड में मेरा करंट लो होगा, और जिस साइड में वोल्टेज मेरा लो है उस साइड में करंट मेरा हाई होगा। क्यों, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें पावर कांस्टेंट होता है भाई, ठीक है। जो पावर आपका प्राइमरी में होगा वही आपका पावर सेकेंडरी में भी होगा। क्लियर हुआ, यानी इनपुट पावर जो भी होगा वही पावर क्या होता है, सेकेंडरी में भी ये ट्रांसफर करता है, बस ये वोल्टेज और करंट को एक तरीके से चेंज कर देता है, इसका रेशियो चेंज कर देता है। आगे बोलता है द वोल्टेज पर टर्न ऑफ अ प्राइमरी ट्रांसफार्मर इज दैट ऑफ द वोल्टेज। देखिए ये होता है सेम, हमेशा सेम होगा भाई। कैसे होगा, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं ये मेरा प्राइमरी वाइंडिंग है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स मान लेते हैं भाई 1000, ठीक है। और यहाँ पे जो मैं सप्लाई दे रहा हूँ ये मान लेते हैं मेरा 100 वोल्ट है। क्लियर हुआ। और इधर जो मेरा टर्न है ये मान लेते हैं आपका 100 टर्न है, और इधर जो मेरे को वोल्टेज मिला कितना मिलेगा, हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि टर्न रेशियो दिया हो। देखिए यहाँ पे लिखता हूँ V1/V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1/N2। तो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे देखें V2 की बात करते हैं, V2 कितना मिलेगा मेरे को, उसका फिर हम लोग पर टर्न देख लेंगे, पहले भी कैलकुलेट करते हैं V2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, V1 × N2 डिवाइडेड बाय हो जाएगा N1। तो ओवरऑल V1 कितना है मेरा 100, N1 कितना है मेरा 1000 टर्न डिवाइडेड बाय, भाई यहाँ पे एक मिनट ये N2 होगा, ओके। V1 × N2, तो N2 कितना मेरा 100 टर्न्स है, तो यहाँ पे हम लोग 100 ही रहने देते हैं, डिवाइडेड बाय N1 है। तो N1 कितना हो जाएगा भाई, N1 हो जाएगा मेरा 1000। क्लियर हुआ। तो ओवरऑल यानी इधर आ जाएगा मेरा 10 वोल्ट। क्लियर हुआ। अब देखिए हम लोग यहाँ पे प्राइमरी के लिए पहले कैलकुलेट करते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मेरा जो 1000 टर्न था, 1000 टर्न के लिए यहाँ पे वोल्टेज कितना भाई, टोटल वोल्टेज कितना है 100 वोल्ट। तो एक टर्न, क्योंकि वहाँ पे पर टर्न पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो पर टर्न में कितना आ जाएगा मेरा वोल्टेज 100 डिवाइडेड बाय 1000। तो 2 0 से 2 0 यानी 1/10 वोल्ट, कहने का मतलब 0.1 वोल्ट। क्लियर हुआ।
इतना वोल्ट आ जाएगा मेरा, ये पर टर्न वोल्टेज हुआ। वही अगर हम लोग सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी में आप कैलकुलेट कर लीजिए कि जब मेरा 100 टर्न्स था तो यहाँ पे मेरा 10 वोल्ट था। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे 1 टर्न की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 100, तो 1 0 से 1 0 कट जाए, तो ये भी कितना है 0.1 वोल्ट। तो किसी भी ट्रांसफार्मर की बात करें वहां पे जो वोल्टेज पर टर्न रेशियो होता है प्राइमरी टू द सेकेंडरी, ये हमेशा सेम होता है। क्लियर हुआ? इस चीज को आपको दिमाग में रखना है। अब देखिए हम लोग आगे आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर विथ ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न्स विल हैव, यानी मान लेते हैं यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है, तो ये मान लेते हैं 1000 टर्न है भाई, और ये मान लेते हैं 100। तो ओवरऑल जहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होता है वहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा होता है। तो वही बोल रहा है ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न्स जिसका वो हम लोग क्या बोलेंगे, हाई वोल्टेज वाइंडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ ट्रांसफार्मर डज नॉट पोजेस डैश चेंजिंग प्रॉपर्टी। तो इसमें पावर कभी भी चेंज नहीं होता भाई, ठीक है, पावर हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। जो प्राइमरी साइड पावर होगा वही आपको सेकेंडरी साइड मिलेगा, और पावर कांस्टेंट है। अगर देखिए यहाँ पे पावर को, अगर आपने पावर को लिखा था V इंटू आई, ठीक है, अगर आपने पावर को कांस्टेंट कर दिया, अगर ये कांस्टेंट है, ये भाई ऐसे समझिए, पावर को अगर आपने कांस्टेंट कर दिया तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, V और I एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। समझ में आया? तो वही है कि अगर आपने V को बढ़ाया, अभी जस्ट बताना पावर कांस्टेंट है मेरा, तो V और I क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या है, अगर आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, जिस रिस्पेक्ट में वोल्टेज बढ़ाएंगे उसी रिस्पेक्ट में मेरा क्या हो जाएगा, करंट डाउन हो जाएगा। तो वही है कि इधर मेरा अगर हाई वोल्टेज है तो जितने रेशियो से आपने वोल्टेज को बढ़ाया होगा उतने ही रेशियो से आपका करंट इसमें क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। इसलिए जिधर मेरा हाई वोल्टेज वाइंडिंग होता है, या फिर कहिए हाई वोल्टेज, इस तरीके शॉर्टकट में लिख रहा हूं, तो इधर मेरा क्या हो जाए, इधर लो करंट होगा भाई, ठीक है, लो करंट होगा। और इधर अगर मेरा लो वोल्टेज है तो इधर मेरा क्या हो जाएगा, करंट मेरा हाई हो जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि पावर कांस्टेंट है दोनों साइड में। तो भाई अभी कांस्टेंट, भाई समझिए ना, कांस्टेंट का मतलब समझिए, कांस्टेंट हो गया, इसका वैल्यू फिक्स हो गया, इसको k मान लीजिए अब आप। तो अगर ये k हो गया तो ओवरऑल V और I क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। समझे? या फिर ऐसे नहीं समझ में आया तो फिर से समझाता हूं। जैसे ही मैंने लिखा ना रिलेशन V इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, I, तो इस प्रोपोर्शन सिंबल को जब हम लोग हटाते हैं भाई तो क्या आता है, कांस्टेंट k आता है कि नहीं आता है, बोलिए। k लिख दूंगा, k बाय I, तो ये k कुछ नहीं, ये k इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, V बाय I। तो ये k कुछ नहीं है, ये क्या है मेरा, यही तो मैं बोल रहा हूँ पावर है, जिसको मैंने यहाँ पे कांस्टेंट मान रखा है। समझे? इस चीज को आपको दिमाग में डालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है आयरन कोर इज यूज्ड। तो आयरन कोर किस लिए यूज करते हैं भाई, आयरन का क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पढ़ा होगा आपने, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर। तो इसका परमेबिलिटी हाई होता है, रिलक्टेंस लो होता है। तो ये क्या काम करता है, इट प्रोवाइड टाइट मैग्नेटिक कपलिंग। मैंने आपको बताया था सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, वहां पे क्या था, 2 कॉइल था। तो ट्रांसफार्मर में भी वही है ना भाई, 2 कॉइल है, दोनों ऐसे लगे हुए हैं एक कोर पे, यहाँ पे कोर का सिंबल ऐसे दिखाया जाता है। ओके, तो टाइट मैग्नेटिक कपलिंग का मतलब क्या होता है, टाइट का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे हिंट के लिए डाला हुआ है, जैसे मान लेते हैं नट एंड बोल्ट की बात करते हैं। ओके, नट एंड बोल्ट की बात करें, अगर आपने कस के टाइट किया नट को, इसका मतलब क्या है, कपलिंग काफी स्ट्रांग है। जैसे अगर मैं मान लो MG सेट ले लेता हूं, ठीक है, मोटर जनरेटर सेट, तो ये मान लेते हैं मेरा ये मोटर है, तो ओवरऑल यहाँ पे मैकेनिकल पावर देगा ये, यहाँ से मान लेते हैं हम लोगों ने AC सप्लाई देकर इसको घुमा दिया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, नट बोल्ट से यानी मैकेनिकल कपलिंग करके मैंने क्या किया, इसको जनरेटर से कनेक्ट किया हुआ है। तो टाइट कपलिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो नट बोल्ट होंगे ये काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से कनेक्ट, मतलब प्रॉपर कनेक्शन किया हुआ है, यानी 100% एक तरीके से कपलिंग है। तो टाइट कपलिंग का मतलब है यहाँ पे कि K का जो वैल्यू होगा, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होगा, 1 के बराबर होगा। मींस हम लोग यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि जो मेरा φ1 बनेगा ये यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लिंक करे सेकेंडरी के साथ। ओके, तो ये कैसे होगा, कैसे होगा, ये जो प्राइमरी में आपका जो फ्लक्स बन रहा है, क्योंकि ये फ्लक्स क्या हो रहा है, ट्रैवल करके जाएगा ना सेकेंडरी तक, तो यहाँ पे हम लोग लो रिलक्टेंस पाथ एक तरीके से प्रोवाइड कर देंगे, जो कि आयरन कोर से दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इफ अ ट्रांसफार्मर कोर हैज एयर गैप देन। तो सीधी सी बात है भाई, एयर गैप मतलब, एयर का मतलब क्या होता है, रिलक्टेंस बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, और अगर रिलक्टेंस हाई है तो हम लोगों ने मैग्नेटिक सर्किट में देखा था, अगर मैं यहाँ पे एक रिवीजन करवा दूं थोड़ा सा, मान लेते हैं भाई ये इस तरीके का मेरे पास ये एक आयरन पार्ट है। ठीक है, ये क्या है, आयरन है। ठीक है,
और इस पे मैंने इस तरीके से वाइंडिंग किया हुआ है, क्लियर हुआ। और यहाँ पे मैं सप्लाई दे रहा हूँ, मान लेते हैं डीसी सप्लाई दे रहा हूँ, अभी समझिए। तो भाई जो भी मेरा फ्लक्स सेटअप होगा ना, इस फ्लक्स सेटअप, फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है भाई, एमएमएफ डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। तो भाई मेरे यहाँ पे इस फ्लक्स को दो पाथ ट्रेवल करना पड़ेगा। एक तो आयरन वाला पाथ, तो इसके लिए जो परमेबिलिटी होगा ये बहुत ज्यादा हाई होगा, समझ में आया। और ये जो है मेरा ये एयर गैप है, तो एयर गैप में जो परमेबिलिटी होता है यानी इसका रिलक्टेंस बहुत ज्यादा हाई है, ऐसे समझिए, मतलब इसका रिलक्टेंस बहुत लो है, ओके, और इसका रिलक्टेंस बहुत ज्यादा हाई है। तो ओवरऑल जो मेरे को एमएमएफ चाहिए होगा इस 5 फ्लक्स को सेटअप करने के लिए, तो ज्यादातर एमएमएफ कहां पे मेरा एक तरीके से यूटिलाइज हो जाएगा, इस एयर गैप में, समझ में आया। भाई मैंने आपको रिवीजन करवाया था, जैसे अगर मैं सीरीज सर्किट बात हो रही है, अपने आप में मैग्नेटिक सीरीज सर्किट है भाई, तो सीरीज सर्किट समझते हैं फटाफट, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, मान लेते हैं R1 और ये R2, ठीक है, मान लेते हैं आपका 10 ओम है और ये मान लेते हैं आपका 20 ओम है। यहाँ पे मैं वोल्टेज दे रहा हूँ कितना, मान लेते हैं 100 वोल्ट दे रहा हूँ। तो अगर हम लोग देखें तो भाई करंट तो मेरा सेम होगा, करंट मेरा सेम होगा आई एम्पियर। यहाँ पे देखिए जो फ्लक्स सेटअप होगा, जो आयरन कोर से जाएगा वही मेरा इस एयर गैप से भी जाएगा फ्लक्स, है ना। और ये करंट देखिए जो मेरा इस R1 से जाएगा वही मेरा R2 से भी जाएगा। लेकिन यहाँ पे समझिए जो मैंने मैग्नेटिक सर्किट में होता है एमएमएफ, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, इलेक्ट्रिक सर्किट में होता है ईएमएफ, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो समझिए ये जो मेरा 100 वोल्ट का ईएमएफ है, ये सबसे ज्यादा कहाँ पे खत्म होगा, कहाँ पे खत्म होगा, यहाँ पे मान लेते हैं V = I × R। तो करंट तो दोनों में सेम होगा भाई। यहाँ पे अगर मैं कहूँ, ये मान लो यहाँ पे वोल्टेज V1 है, आप मान लो V2 है, तो अगर मैं यहाँ पे V1 की बात करूँ तो क्या हो जाएगा I × R, और तो R2 कर लेते हैं, ठीक है, और V2 की बात करें तो क्या हो जाएगा I × R1। तो बताइए दोनों जगह तो करंट सेम है मेरा। करंट की अगर बात, करंट भी कैलकुलेट कर लेते हैं, I = क्या 100 डिवाइडेड और रेजिस्टेंस कितना आपका 30 हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 10/3 एम्पियर। तो देखिए दोनों में करंट सेम है, तो करंट से हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे किसके पास कितना ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, हम लोग को रेजिस्टेंस से पता चलेगा भाई, ठीक है। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसके पास उतना ही ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप देखने को मिला। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा, इसका मतलब क्या, यहाँ पे आपका वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा, मतलब ये वाला वोल्टेज का ज्यादातर हिस्सा कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ आपको। वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दो डायरेक्ट। V1 की बात करें तो टोटल वोल्टेज 100 इंटू जो रेजिस्टेंस है वो डिवाइडेड टोटल रेजिस्टेंस कितना मेरा यहाँ पे 30 है, ठीक है, एक कट जाएगा यानी 200/3 इतना वोल्ट आएगा मेरा, ठीक है। इसके क्रॉस देखें तो VT = क्या हो जाएगा 100 × 10 डिवाइडेड बाय 30, तो 10 से 10 यानी 100/3, समझ में आया। तो ओवरऑल कौन सा वोल्टेज बड़ा है, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप मेरा ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट से कंपेयर कीजिए भाई कि जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वहां पे आपका वोल्टेज ड्रॉप, यानी जो ईएमएफ आपने अप्लाई किया उसका ईएमएफ का ज्यादातर हिस्सा वहीं पे चला जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस होता है, ठीक है, तो यहाँ पे रिलक्टेंस मेरा ज्यादा है। तो रिलक्टेंस ज्यादा होने के चलते क्या है कि अगर मेरे को 5 फ्लक्स यहाँ पर सेटअप करना है तो जो भी मैंने एमएमएफ अप्लाई किया है, इस एमएमएफ का ज्यादातर हिस्सा कहाँ चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। क्लियर हुआ। बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़िए तभी यहाँ पे समझ में आएगा भाई, नहीं तो स्पीड हम लोग यहाँ पे पकड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर एयर गैप बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी प्राइमरी से फ्लक्स आ रहा है वो एयर गैप से होकर के जा रहा होगा, और एयर गैप का रिलक्टेंस हाई है, इसका मतलब क्या हुआ वहां पे आपको बहुत ज्यादा एमएमएफ एक तरीके से, मतलब उस एयर गैप में सेम फ्लक्स को मेंटेन करने के लिए जो एमएमएफ का जो खपत होगा ये ज्यादा होगा। और एमएमएफ का खपत, एमएमएफ इक्वल टू क्या है भाई, एनआई है, समझ में। आपको करंट जो होगा, प्राइमरी करंट जो होगा आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, सेम एमएमएफ, सीधी सी बात है भाई, फॉर्मूला है ना यहाँ पे, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स तो छोड़ दिए, वाइंडिंग एक बार डिजाइन कर लिया वो कांस्टेंट हो गया आपका, लेकिन ये जो करंट है ये करंट आपको बढ़ाना पड़ेगा, समझे। तो मैग्नेटाइजिंग करंट क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम फ्लक्स प्रोड्यूस इन द कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज। तो यहाँ पे हम लोग को ड्राइव करना पड़ेगा भाई। देखिए जो ईएमएफ इक्वेशन होता है, ईएमएफ इक्वेशन 4.44, ओके, F1 N1 ये आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे होता है 5max, ओके। तो ओवरऑल देखिए यहाँ पे जो 5max है, इसको इधर रहने देते, बाकी सबको उधर भेज देंगे, तो फ्रीक्वेंसी आपका नीचे आ जाएगा भाई, ठीक है, फ्रीक्वेंसी नीचे आ जाएगा, समझ में भाई। F1 है तो नीचे आएगा ना, तो फ्लक्स जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सप्लाई फ्रीक्वेंसी के। तो ओवरऑल ये जो इसका ऑप्शन होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, यानी सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। इसका आंसर देख लेते हैं, देता है नहीं, इसे बिल्कुल देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 सेकेंड, सही है भाई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है।
क्वेश्चन बोलता है द फ्लक्स इन द कोर ऑफ अ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर इज, तो फ्लक्स कैसा होगा, तो फ्लक्स तो भाई आपका प्योर अल्टरनेटिंग नेचर का होता है, ठीक है, मतलब साइनोसोडियल अप्लाई किया आपने, एसी वोल्टेज अप्लाई किया तो सीधी तो फ्लक्स भी क्या होगा आपका एसी बनेगा, डी∅dt। कैसे बनता है समझिए, समझाता हूँ मैं। यहाँ से जो करंट फ्लो हुआ इंस्टेंटेनियस करंट हुआ IT, और ये इंस्टेंटेनियस करंट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये होगा मेरा Im sin ω t, समझ में आया। यहाँ पे करंट को मैंने रेफरेंस लिया, सीधी सी बात, इंडक्टिव सर्किट है तो भाई इंडक्टिव सर्किट है तो करंट लैग करेगा, लेकिन भाई मैं इसको रेफरेंस ले रहा हूँ, अगर करंट को रेफरेंस ले रहा हूँ, वोल्टेज यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया वोल्टेज ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पीछे रह जाएगा, समझ में आया, नहीं वोल्टेज में एंगल आ जाएगा वो, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि इंडक्टिव सर्किट है करंट को कैसे 0 पे दिखा दिया, भाई करंट को मैंने रेफरेंस ले लिया तो ऑटोमेटिक वोल्टेज क्या हो जाएगा, लीड कर जाएगा, वोल्टेज में एंगल आ जाएगा, समझे। तो ओवरऑल ये मेरा करंट है। अब मैं यहाँ पे जो फ्लक्स सेटअप हुआ इस फ्लक्स की बात करूँ, फाई इक्वल टू क्या होता है भाई, ये होता है MMF डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। MF की बात करें क्या हो जाएगा, N, I कौन सा है मेरा, I ये है, यहाँ पे पुट कर देता हूँ, इंस्टेंटेनियस करंट डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस, N इसका वैल्यू मेरे को पता है, ये है मेरा Im sin ω t डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। ऑलरेडी बताया था मैंने आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल में कि साइन ओमेगा टी से पहले जो भी आपका वैल्यू होगा ये क्या होता है, ये मैक्सिमम वैल्यू को एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है, तो N कुछ होगा 20 टन 100 टन 200 टन कुछ भी होगा, Im इस करंट का कुछ मैक्सिमम वैल्यू होगा, तो दोनों मल्टीप्लाई करें तो एक न्यूमेरिक वैल्यू मिलेगा, रिलक्टेंस से डिवाइड हो तो भी एक न्यूमेरिक, मतलब इसको हम लोग बोलेंगे क्योंकि हम लोग फ्लक्स को डिफाइन कर रहे हैं और ये फ्लक्स मेरा इंस्टेंटेनियस फ्लक्स होगा क्योंकि करंट हम लोग का यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स भी मेरा चेंज होगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा मेरा φm sin ω t हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो अगर आपने यहाँ पे साइनोसोडियल इनपुट दिया तो करंट भी साइनोसोडियल होगा और फ्लक्स भी मेरा क्या होता है, साइनोसोडियल होता है। क्लियर हुआ। तो ओवरऑल प्योरली अल्टरनेटिंग वन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, अ ट्रांसफार्मर इज सो डिजाइन्ड दैट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी हैव, तो भाई इसमें लीकेज कम से कम होना चाहिए, ठीक है, तो टाइट मैग्नेटिक कपलिंग होना चाहिए, मतलब K का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 के करीब होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, व्हेन द प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू अ डीसी सप्लाई, तो वाइंडिंग मेरा जल जाएगा। क्यों भाई, क्यों जलेगा, क्योंकि जस्ट बताया मैंने आपको कि यहाँ पे आपका फ्लक्स मेरा चेंज होगा नहीं, तो फ्लक्स चेंज होगा नहीं तो सीधी सी बात है इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा नहीं, और ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा नहीं तो सीधी सी बात है यहाँ पे जो वोल्टेज लगा हुआ है, ठीक है, इसको अपोज करेगा नहीं, अपोज करेगा नहीं तो सीधी सी बात है आपका करंट बहुत ज़्यादा लार्ज होगा, ये करंट ऑटोमेटिक I2R के कारण इसको जला देगा। समझे। यही चीज़ आपके डीसी मोटर में भी देख रहे थे कि डीसी मोटर में आपका जो IA था आर्मेचर करंट, ये क्या था, VT माइनस EB डिवाइडेड बाय RA। स्टार्टिंग में मेरा EB 0 था, मतलब ऑपोजिशन एक तरीके से बिल्कुल नहीं था, तो ओवरऑल VT मेरा बहुत लार्ज होता, RA बहुत कम होता, तो ओवरऑल करंट मेरा बहुत ज़्यादा लार्ज होगा, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे स्टार्टिंग में करंट को लिमिट करना पड़ रहा था, जिसके लिए हम लोग वहाँ पे स्टार्टर यूज कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एन आइडियल ट्रांसफार्मर इज वन। देखिए जब भी आप ट्रांसफार्मर पढ़िएगा ना भाई, या फिर कहिए जब भी आप किसी भी नए चीज को आप पढ़िएगा, फिर चाहे डीसी मोटर हो, डीसी जनरेटर हो, ट्रांसफार्मर हो, सिंक्रोनस मोटर, कोई भी मशीन, उसमें आपको सबसे पहले आइडियल केस समझाया जाता है। आइडियल केस पढ़ने से क्या होता है, क्योंकि इसमें लोग लॉसेस को अवॉइड कर दे रहे हैं, तो ये आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी ईजी हो जाता है, ठीक है। तो आइडियल पहले पढ़ा जाता है, उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो आइडियल में क्या होता है, यहाँ पे कोई भी ना ही लीकेज होगा ना ही कोई लॉस होगा, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा मशीन बनाना पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, लो वोल्टेज आउटडोर लाइटनिंग। देखिए क्या बोल रहा है भाई, ये बोल दिया कि आपके पास एक घर है, ठीक है, ये मान लेता आपका घर है, ओके, और घर के बाहर में मान लेता आपने गार्डन बना रखा है, ठीक है, मान लेता पेड़ पौधा ये सब आपने लगा रखा है, तो इधर आपको डेकोरेट करना है, तो इधर लाइटनिंग लगाना है आपको, ठीक है भाई, चाइनीज लाइट लगाना है एक तरीके से। तो ओवरऑल आप क्या कर रहे हैं, एक ट्रांसफार्मर ला रहे हैं और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है। मान लेते हैं आपके घर में जो यहाँ पे बोर्ड है ना, जो पावर सॉकेट है, इसमें आपका जो वोल्टेज आ रहा है मान लेते हैं 120 वोल्ट है, अमेरिकन लेके चल रहा है, ओके। तो 120 वोल्ट काफी डेंजरस होता है बच्चों के लिए, तो हम लोगों ने क्या किया, एक अपने घर में छोटा सा ट्रांसफार्मर लगाया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया। ये ट्रांसफार्मर ने क्या किया, 120 वोल्ट को स्टेप डाउन करके कितना वोल्टेज कन्वर्ट कर लिया, 24 वोल्ट। यानी ओवरऑल कह सकते हैं कि प्राइमरी साइड में आपका जो वोल्टेज था 120 वोल्ट था, और सेकेंडरी साइड में आपका जो वोल्टेज है ये 24 वोल्ट हो गया। क्लियर हुआ। आगे बोलता था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ऑल, सीधी सी बात है, तो सेकेंडरी साइड में हम लोग लोड लगाएंगे, तो ओवरऑल लोड हम लोग पैरेलल में लगाते हैं, तो सारे पैरेलल को क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट निकाल के यहाँ पे सिंगल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लाइटनिंग लोड लगाया गया है, तो लाइटनिंग क्या होता है, प्योर रेजिस्टिव लोड होता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे रेजिस्टेंस रिप्लेस किया। तो बोलता है ये ओवरऑल जो आर इक्विवेलेंट होगा सारे बल्ब को मिला करके, ये दिया हुआ आपका 9.6 ओम। क्लियर हुआ। तो बोलता है व्हाट इज द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, यहाँ पे करंट आपको बताना है। द ट्रांसफार्मर इज एज्यूम टू बी आइडियल, ठीक है, यानी कोई लॉसेस नहीं है, तो सीधी यहाँ पे I2 कितना होगा, तो I2 आपको बताना, I2 इक्वल टू ये वोल्टेज 24 डिवाइडेड बाय 9.6, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा, ठीक है, यानी ऊपर में 10 बचा ना, ओके, 10/4 यानी 2.5 आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है 16 नंबर। इन द क्वेश्चन व्हाट इज द करंट इन द प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में I2 हम लोग को पता है 2.5 एम्पीयर आ गया, तो यहाँ पर हम लोग टर्न रेशियो लगा लेंगे। ये क्या होता है V1 बटा V2 इक्वल टू यहाँ पे I2 बटा I1 होता है। अब बोलिएगा हमेशा ऐसे ही क्यों होता है, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर में जो पावर होता है कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, V1 I1, और इधर भी क्या हो जाएगा पावर इक्वल टू V2 I2। इधर जो पावर होगा वही पावर इधर भी होगा। तो अभी जस्ट मैंने आपको समझाया ना कि अगर आपने पावर को कांस्टेंट कर लिया, पावर को अगर कांस्टेंट कर लिया आपने भाई, ये अगर कांस्टेंट हो गया तो I1 और V1 क्या हो जाता है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। इसीलिए V1 यहाँ पे लिखते हैं तो I1 हम लोग को नीचे लिखना पड़ता है, ठीक है, और V2 अगर यहाँ लिख रहे हैं तो I2 को ऊपर लिखना पड़ेगा। तो हम लोग के पास सारा डाटा दिया हुआ है, V1 पता है, V2 पता है, I2 पता है, तो I1 निकल जाएगा। I1 की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका V2 इंटू I2 डिवाइडेड बाई V1। यहाँ पे स्पेस है नहीं, यहाँ पे लिखते हैं V2 कितना मेरा 24, I2 कितना मेरा 2.5 और V1 कितना मेरा 120। ओके, तो नीचे ले लेते हैं, 25 से काट देते हैं इसको। ओके, पहले इसको रहने देते हैं भाई, 25 ही है, इसको पहले 12 से काटते हैं, ठीक है, 12 दूनी 24 और ये हो जाएगा 12 1 12, 100 हो जाएगा, ठीक है, 25 चौको 100 कट गया, 25 चौको 100 और ये हो जाएगा 1/2 यानी 0.5। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना भाई। आज ये इंट्रोडक्शन था आपका ट्रांसफार्मर को लेकर के। आज के लिए इतना ही रन देते हैं, 16 क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन से थोड़ा सा क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 भी भाई इसी क्वेश्चन से, तो उसको भी कर ही लेते हैं। बोलता है हाउ मच पावर इज यूज्ड, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में कितना पावर एक तरीके से यूटिलाइज हो रहा है। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि ये लोड हम लोगों ने प्योर रेजिस्टिव लगा रखा था, तो एक्टिव पावर एक तरीके तो I2R हो जाएगा, ठीक है, I2R। ओके, या फिर कहिए पावर इक्वल टू VI होता है, तो इधर का पावर देखना है तो V2 इंटू I2 कर लेंगे। V2 मेरे को पता है 24, I2 मेरे को पता है यहाँ पे 9.6, तो इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है, इसको डायरेक्ट कर ही लेते हैं। 24 गुना 9.6, 24 गुना 9.6, एक मिनट भाई, I का वैल्यू डालना ना, मैंने रेजिस्टेंस का वैल्यू डाल दिया है। I मेरा यहाँ पे 2.5 एम्पियर है, 2.5 एम्पियर। ओके, 2.5 इसको कर लेते हैं, आप कट जाएगा 5 5 25, 5 2 10, 12 बार में 12 5 60, यानी 60 वोल्ट हो जाएगा, 60 वॉट होगा, ठीक है, 60 वॉट एक तरीके से पावर यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही भाई। नेक्स्ट सेशन में हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन करेंगे। ओके, और जैसे जैसे हम लोग का रिक्वायरमेंट होगा वैसे वैसे आपको मैं कॉन्सेप्ट देते चला जाऊँगा। और ट्रांसफार्मर ऑलरेडी अपने आप में काफ़ी बड़ा चैप्टर है, ठीक है, इसको आप लाइटली मत लीजिएगा। ऑलरेडी पेड क्लासेस में 74 लेक्चर्स दिए हैं, पर लेक्चर आपका कम से कम तो 45 मिनट का होगा सेशन। ओके, तो इसको लाइटली नहीं लेना है, बहुत बड़ा है ये अपने आप में।